क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, ठीक है ना। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, आईएएस हो चाहे पीसीएस, दोनों में ही ये आ सकता है क्योंकि एक न्यूज़ में था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोरोना की वजह से जो चल रहा है, अभी G20 की बैठक हुई थी, अभी इसके बारे में बताता हूँ। स्पेशल ड्राइंग राइट्स और दूसरा है रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। ठीक। अब रिजर्व ट्रांचे पोजीशन और स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है, ये बाइलिंगुअल यहाँ पे सब दोनों ही हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंग्लिश में समझाया जाएगा देसी भाषा में एकदम। ठीक है ना। तो समझ लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों था ये, क्या होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ें। और रिजर्व ट्रांचे पोजीशन तो ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता ढंग से। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बिल्कुल A to Z इसमें चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमारा यूपीएससी का 2020 के लिए चल रहा है क्रैश कोर्स भी, और आपका जो है टेस्ट सीरीज भी बहुत ही जल्द 2021 के लिए, जो आपका जो है 20 मई को जो अभी डेट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग जो है जल्दी ही 2021 के लिए भी चालू करेंगे टेस्ट सीरीज भी और पूरा फाउंडेशन कोर्स भी। टेस्ट सीरीज भी और पूरा फाउंडेशन कोर्स भी रहेगा। ठीक है। चलिए अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक ये है कि भाई, जो आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, विशेष आहरण अधिकार, ये हाल ही में अप्रैल 2020 में G20 की मीटिंग हुई थी। ठीक है ना। G20 और साथ ही साथ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की बैठक हुई थी। किस लिए आपको मालूम होना चाहिए। कोविड-19 से निपटने के लिए दुनिया जो है बहुत ही ज़्यादा रिसेशन में जाने वाली है, जा चुकी है ऑलरेडी। ठीक है ना। तो उसके लिए SDR जो आपके हैं, IMF ने बोला कि $500 बिलियन के SDR जो है जारी करने का प्रस्ताव रखा गया। अब इसको जो है, इस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया जो है किसने, USA ने और इंडिया ने। ये दोनों ही जो है मेंबर भी हैं IMF के, G20 के भी, वर्ल्ड बैंक के तो ही हैं। ठीक है। इन लोगों ने इसको ब्लॉक किया, निंदा भी हुई, कड़ी निंदा हुई। ठीक है। USA ने कहा कि जो आप ये $500 बिलियन डाल रहे हो, $500 बिलियन नहीं, याद रखना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो डाल रहे हो, ठीक है ना। SDR की एक वैल्यू होती है जो डॉलर में बताई जाती है। चलिए उसके बारे में आगे बताएंगे। तो 500 बिलियन SDR को जो आप एलोकेट करने की बात कर रहे हो, वो सिर्फ टॉप जो 20 इकोनॉमीज़ हैं उन्हीं को पहुंचेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको पहुंचना चाहिए। तो इसलिए जो है ये एलोकेट करना ठीक नहीं है। हालांकि कहा गया कि ये चाइना और ईरान को रोकने के लिए ऐसा कह रहा है। दूसरा, इंडिया ने जो है इसको ब्लॉक करना, क्योंकि इंडिया कह रहा था कि इसका एक्सट्रेनियस चीज़ों में भी जा सकता है। देखिए मेंस में अगर आता है तो आपको ये वर्डिंग्स न्यूज़पेपर में जो आती हैं अच्छी अच्छी, उनको लिखना चाहिए। ये वर्डिंग एक्चुअली इंडिया ने यूज़ करी वहाँ पे। ये एक्सट्रेनियस रीजन में भी पैसा जा सकता है, इसके लिए इसको ब्लॉक करने की बात कही गई है। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि टेररिज्म में नहीं जाना चाहिए पैसा। कुछ कंट्रीज़ को टेररिज्म में यूज़ करेंगे, आप जानते हो कौन सी हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी निंदा हो रही थी, लेकिन अब जो भी बात है देख लेते हैं। ठीक। तो अब हम समझेंगे कि बिल्कुल बेसिक से, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, 1945 में बना था, एक तरीके का वित्तीय संस्थान है। इसका जो एम है मेन क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली जो होते हैं ना, जो आपका भुगतान शेष है, ठीक है ना, उसको जैसे कि इंडिया में 1991 में क्या हुआ था, क्या हमारे पास सिर्फ इम्पोर्ट कवर, ये जो वर्ड में बोल रहा हूँ यूपीएससी पूछ चुका है डायरेक्टली कि इम्पोर्ट कवर न्यूज़ में आता रहता है, इसका क्या मतलब है। इम्पोर्ट कवर सिर्फ 2 हफ्ते का बचा था, यानी कि हमारे पास जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका पैसा हम लोग जो है कन्वर्ट करके बाहरी फॉरेन करेंसी में देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास फॉरेन करेंसी इतनी नहीं बची थी, कि हम 14 दिन की ही बची थी सिर्फ। तो उसके बाद लेकिन हम तो लगातार, हमें आप लोग को मालूम है, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी। तो IMF इन्हीं सब चीज़ों में, ऐसे सिचुएशन में मेनली हम लोग को जो है मदद करता है। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं डायरेक्टली पूछ सकता है यूपीएससी की, कोऑपरेशन फैसिलिटेट जो है इंटरनेशनल ट्रेड और फॉस्टर सोशल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है, USA में है। आप समझ सकते हैं क्यों। इसमें मेंबरशिप जो है 189 कंट्रीज़ की, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपका इंग्लिश है। SDR इसी का ही है। और उससे पहले
एसडीआर जो है 1969 में बनाया गया था। उससे पहले जो एसडीआर पे पहुंचने से पहले थोड़ी भूमिका बना लेते हैं यहाँ पर। भूमिका में सबसे बड़ा चीज़ जो है आईएमएफ के अंदर वो है कोटा सिस्टम। हर कंट्री का एक कोटा होता है। कोटा डिसाइड करने के लिए जो है फॉर्मूला होता है। कोटा मतलब यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली जो भी बात बताई थी ना, तो आपका जितना कोटा होगा उसी हिसाब से आप लोन ले सकते हो। वो सब लोन वोन जो है आपको जो है एसडीआर के थ्रू उसमें मिल सकता है, और फॉरेन करेंसी एसेट उसमें मिल सकता है फॉरेन करेंसी में। तो एसडीआर के उसमें देगा आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है कोटा बनाने के लिए? हर कंट्री का जो इसका आईएमएफ का मेंबर बनना चाहता है उसका जो एक फॉर्मूला है कि जीडीपी कोटा का जो है कौन डिसाइड करेगा? चार उसमें डिसाइड करते हैं फैक्टर्स। जीडीपी 50% उसमें नापी जाती है। ओपननेस कितना, मतलब खुला मार्केट कितना, वो है 30% होता है। आपका जो है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, ऐसा तो नहीं बहुत ही अनस्टेबल टाइप की इकोनॉमी है, ठीक है ना, ठीक ठाक है, वो 15% है। और बाकी इंटरनेशनल रिजर्व्स जैसे कि फॉरेक्स इंडिया का है, इसी अगला स्लाइड हमारा यही है, फॉरेक्स जैसे इंडिया का, तो वो कितनी है उसका 5% देखा जाता है। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व दुनिया में किसके पास सबसे ज़्यादा है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक, इसका वेटेड एवरेज निकाल के हम कोटा जो निकलेगा, कोटे में आपका मान लीजिए इंडिया का जैसे है, इंडिया का है 2.76%। तो इंडिया जो है इसमें आपका जो है करेंसी नेशनल करेंसीज कर सकता है, दे सकता है, ठीक, अपनी। और बाकी एसडीआर, एसडीआर क्या है अभी इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको जो इतने परसेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको डिसाइड, ये फाइनेंसिंग कितना आपको फाइनेंस दे सकता है आईएमएफ, वो डिसाइड करता है। और आपका जनरल एलोकेशन, जैसा कि अभी होने वाला था एक जनरल एलोकेशन $500 बिलियन का, ठीक है ना। जनरल एलोकेशन या फिर इसको स्पेशल एलोकेशन बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा होने वाला था। इंडिया मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसमें अभी करीबन $477 बिलियन के हैं आपके एसडीआर्स, ठीक। लेकिन जो है 477 बिलियन एसडीआर हैं। 400 बिलियन, 477 बिलियन एसडीआर, डॉलर नहीं है, एसडीआर है। और उसको डॉलर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी वैल्यू, ठीक है ना। तो अभी जो होने वाला था जनरल एलोकेशन, तो वो आपका 500 वाला, वो आईएमएफ जो है इसको करता है कोटा सिस्टम के हिसाब से ही, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि जैसे इंडिया का 2.76 को परसेंटेज है, अब 500 अगर डाला जाता तो इंडिया का इसी प्रपोर्शन में तब भी रखा जाता, ये बढ़ता तो। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी का 20% है अभी, ठीक, और उसके पास 20% कोटा है, जितना भी टोटल कोटा उसका 20% जो है कोटा भी किसी भी कंट्री का है। तो 500 जब डाले जाएंगे नए, तब भी उसका 20% ही रहेगा, उसका प्रपोर्शन नहीं चेंज होगा, ठीक है। और ये वोटिंग राइट भी डिसाइड करता है कोटा सिस्टम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आखिरी में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन के जवाब आप लोग को देने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये था मोटा मोटी आपका कोटा सिस्टम आईएमएफ का जो होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके बाद एसडीआर से पहुँच पे जाने से पहले जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है, लोकल फॉर्म जो है एसडीआर का, वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक। फॉरेन, जिसको फॉरेक्स भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हर कंट्री के पास फॉरेक्स अपना रिजर्व बना रखा है। रिजर्व क्या है? वैसे ही है जैसे अपने बाइक में हम लोग रिजर्व में रखते हैं ना तेल जो होता है, और उसको यूज़ तभी करते हैं जब इमरजेंसी पड़ती है, बस सेम वही लॉजिक है। देसी डेफिनीशन जो है अपनी चलेगी इसमें, जो हमेशा जब याद करने के लिए आता तो देसी डेफिनीशन याद आती है। बाइक में जो रिजर्व होता है अपना, उसमें जैसे हम रखते हैं 1-1.5 लीटर रहता ही है, ठीक। तो जब इमरजेंसी मतलब ख़त्म हो गया तेल तो वहीं काम आता है। तो वैसे ही जो है हर कंट्री जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है, जिसमें कि फॉरेन करेंसीज, जैसे इंडिया की जो है, इंडिया में फॉरेन करेंसी एसेट्स रखे हैं उसने, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, येन, ठीक है ना, यूरो, ये सब रखता है। फिर प्लस गोल्ड है, ठीक। ये लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विड एसेट ऐसे होते हैं जो मतलब तुरंत, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तुरंत किसी पास दोगे तो मना नहीं करेगा, तो सब चाहते हैं कि भाई हमें मिल जाए, ठीक। और प्लस एसडीआर भी है इसके अंदर, एसडीआर भी है। क्यों है? क्योंकि इस पे अभी आगे बताएंगे कि इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। इसको आप देकर जो है किसी भी फॉरेन करेंसी को आप जो है, जो फ्रीली यूजेबल है, फ्रीली यूजेबल जो करेंसीज हैं वो आप ले सकते हो। इसका वो क्या है अभी सब बताया जाएगा। प्लस रिजर्व ट्रांचे पोजीशन है, रिजर्व पोजीशन भी है आपकी। रिजर्व पोजीशन क्यों है? क्योंकि ये बताया था थोड़ा सा
क्योंकि इसको जो है आप आईएमएफ से लोगे तो आपको कोई सर्विस या फिर कोई कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एसडीआर का लोन जब आप लेते हो तो आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसके बारे में अभी धीरे धीरे बताते चलेंगे, ताकि एकदम से अगर बम फेंकेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए जो अब ये आईएमएफ पास रखा तो है, लेकिन है इंडिया का ही, और इंडिया इसको कभी भी या फिर कोई भी कंट्री है वो कभी भी यूज़ कर सकता है। इसको डिफाइन जो है वैसे ही किया जाता है आपका कोटे के हिसाब से ही, कोटे के अंदर ही होता है, ये अलग से नहीं होता है। लेकिन इसको कभी भी जो कंट्री है जिसका रिजर्व पोजीशन है यहाँ पे आईएमएफ में, उसको विदाउट सर्विस और विदाउट कंडीशन निकाल सकता है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो है वही है कि आपका सेंट्रल बैंक की होल्डिंग होती है, नेशन की करेंसी होती है, प्रीशियस मेटल होता है। ठीक, आपका जो है दी सेंट्रल बैंक होल्डिंग अलाउ फॉर रेगुलेशन ऑफ नेशन करेंसी ए मनी सप्लाई। बिल्कुल, जब कभी इंडिया की करेंसी जैसे जो है अभी 75 के आसपास है, अब ये 100 हो जाए, ठीक, $1 पे जो है इंडिया का अभी 75 रुपया देना पड़ता है हमें डॉलर के लिए। और अगर 100 हो जाए तो मतलब रुपीज़ जो है वो कमज़ोर हो गया, तो आरबीआई क्या करेगा, तुरंत जो है डॉलर बेच के जो है डॉलर को ख़रीद लेगा। ठीक है, डॉलर को काफ़ी ख़रीद लेगा, तो उससे क्या है कि डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, और डॉलर की डिमांड जब कम हो जाएगी तो आपका जो है ये अप्रिशिएट हो जाएगी वैल्यू। एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दूंगा पूरे बेसिक्स से रिलेटेड। स्पेशल ड्राइंग राइट्स तो टॉपिक है ही अपना, उसके साथ साथ सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यूपीएससी क्वेश्चन कर पाएंगे। और कोई भी है, सारे फैक्ट्स आपको आईएसपीसीएस वाले एग्जाम में काम आ सकते हैं। ये मैंने लिक्विडिटी मनी सप्लाई वाली जो बात होगी ट्रांजैक्शन का ग्लोबल मार्केट में, उसमें तो है ही है भाई। जो हम क्रूड ऑयल लेते हैं उसका पैसा जो है कन्वर्ट करके तो देते हैं, चाहे हम ईरान से ले लें तो उसको ईरान के जो फॉरेन करेंसी उसमें देंगे, ठीक, सऊदी से ले लें तो उसका अलग देंगे। ठीक है ना। मॉनेटरी रिजर्व ये गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं अपने करंट और नियर टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली बात होगी। रिजर्व जो है ये एक तरीके का एसेट है इन कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, वही बात है। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी, ये इन्फ्लुएंस जो अभी मैंने पहले आपको बताया था। अब ये किसी भी नेशन का अपना होता है। अब इसी को ये समझ लो कि सबके पास जो है रिजर्व था, उसी तरीके से उसी तर्ज पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे, अब आ गए अपने टॉपिक पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स बनाया गया है। ये भी एक इंटरनेशनल टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ठीक है, ये इंटरेस्ट बेयरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, इस पे इंटरेस्ट मिलता है, जिसके पास एसडीआर होते हैं उसको जो है इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसमें एक पेज है, अभी बताऊंगा। रिजर्व एसेट मतलब होल्डिंग होती है एक चीज़, और दूसरी चीज़ होती है रिजर्व एलोकेशन। तो रिजर्व जितना ये एसडीआर जितना आप होल्ड करते हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जो एलोकेट किया गया है वो जो है आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक, तो दोनों जो है बैलेंस आउट हो जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, अभी फ़िलहाल जैसे दे रखे जितने भी टोटल एसडीआर है, अब क्या हो रहा है कि सबको तो प्रोपोर्शन में दे रखा है, लेकिन किसी को कमी पड़ी तो उसने क्या किया, दूसरे से ले लिया, तो उसने उसका क्या हुआ, एलोकेशन उसका बढ़ गया और होल्डिंग कम हो गई। अब जितना एलोकेशन बढ़ा उतने बड़े हुए एलोकेशन का जो है उसे मान लीजिए इतना बढ़ गया, तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये अभी हम समझेंगे आगे। 1969 में बनाया गया था, सिंपल सी बात है। ठीक, और आपका जो है ये एसडीआर जो है सप्लीमेंट करता है एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व्स ऑफ मेंबर कंट्री। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फॉरेक्स के अंदर जो है एसडीआर भी रख सकते हो आप। फॉरेन करेंसी एसेट्स तो इंडिया जैसे रख ही रहा है, लेकिन एसडीआर भी तो रख रहा है। क्यों, एसडीआर का जो है को देकर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक, एलोकेशन जो इतना आपको किया गया है कोटे के हिसाब से, उसको आप अगर आपने होल्डिंग और एलोकेशन बराबर है तब तो अब वो बैलेंस आउट हो रहा है, लेकिन अगर आपने आपकी होल्डिंग बढ़ गई तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तभी तो लोग डिमांड करेंगे भाई एसडीआर की। और एसडीआर के दूसरी चीज़ ये है कि आप फ्री यूजेबल जो करेंसी होती हैं, फ्री यूजेबल करेंसी क्या होती हैं, जिनका जो है ग्लोबल में ट्रांजैक्शन जो है पेमेंट का हो रहा है। ठीक है, जैसे कि जिससे एसडीआर बना भी है, अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि डॉलर है, युआन है, ठीक है ना, ये सारी जो है, और जिनका जो है जो इंटरनेशनल की एक्सचेंज रेट वाली जो मार्केट है, कि एक्सचेंज रेट होता है ना, जैसे कई लोग लगाते हैं कि हाँ ये एक्सचेंज रेट बढ़ने वाला है, तो उस पर भी चल रही हो तो उसको उसको आप ले सकते हो। फ्री यूजेबल जो ये होती हैं करेंसीज, उनको आप बदल के एसडीआर से ले सकते हो। इसलिए एसडीआर को यहाँ पे कह रहा है कि आपका सप्लीमेंट करता है, मतलब जोड़ता है। ठीक,
एसडीआर जो है मौजूदा धन भंडार के पूरक के रूप में काम करता है। एसडीआर मानक आरक्षित मुद्राओं के पूरक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाता है, लिक्विडिटी बढ़ा रहा है भाई। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इसको लेकर आप जो है करेंसी, आपने जो भी फॉरेन करेंसी चाहिए फिर आप उसको जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। कुछ भी चीज़ ली आपने फ्री यूजेबल करेंसी लेके आपने उसका ट्रांजेक्शन कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक, ये एक आर्टिफिशियल करेंसी है। इसका जैसे इंडिया का नोट है, गांधी जी बने हुए हैं, इस तरह का कोई नोट वोट नहीं होता है, वर्चुअल करेंसी है। ठीक, और इसको पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, हो सकता है पूछ ले, ठीक है ना, आईपीसीएस टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, लेकिन इसमें पेपर नहीं होता है। ठीक, आर्टिफिशियल करेंसी होती है, सिंपल साफ सीधी समझदारी वाली बात है। ठीक, और एसडीआर को जो है आईएमएफ अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करता है, अपने इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस के लिए। ऐसा क्यों है? देखो, अब इंडिया में भी चाहे डॉलर आ जाए, चाहे येन आ जाए, चाहे रेनमिनबी आ जाए, चाहे यूरो आ जाए, पाउंड स्टर्लिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, इंडियन रुपी में, इंडिया वाले। तो इंडिया अपनी इंटरनल अकाउंटिंग में हम कौन सी भी मुद्रा यूज़ करते हैं? आईएनआर यूज़ करते हैं। वैसे ही जो है आईएमएफ क्या है कि उसने एसडीआर बनाया। एसडीआर के लिए पांच, उसके अंदर 5 बास्केट करेंसीज हैं। ठीक है, अब जो भी करेंसीज ये तो हैं, लेकिन करेंसीज तो भाई जिम्बाब्वे ने अपनी भी दी होगी, बांग्लादेश ने अपनी भी दी होगी, टका जो होता है सबने दी होंगी। ठीक, तो उसको कन्वर्ट करके वो क्या करेगा, एसडीआर की एक वैल्यू निकालेगा। आपने जितने टका मान लीजिए दिए बांग्लादेश ने, उसको उससे कन्वर्ट करके एसडीआर रोज वो भी वैल्यू भी निकालता है। इंडिया की एनआर आईएनआर की अलग निकालेगा, बांग्लादेश टका की अलग निकालेगा। ठीक, और फिर उसको कन्वर्ट करके एसडीआर के रूप में देखेगा। वैसे ही जैसे इंडिया वाले चाहे कोई भी आ जाए करेंसी, उसको आईएनआर में चेंज कर लेते हैं। अपनी इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस के लिए आईएमएफ एसडीआर को यूज़ करता है। समझ में आएगा बाबूजी? अब इसके बाद देखिए, एसडीआर जो है ये एलोकेटेड होते हैं आईएमएफ के द्वारा टू इट्स मेंबर कंट्रीज। वहीं जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया का कोटा ऐसे 2.76 है, तो उसमें जो है आपका एलोकेशन जो है उसी हिसाब से इंडिया को करेगा, कोटा परसेंटेज के हिसाब से। अब ये 500 अगर जैसे और भी डाल देता, जैसे मैंने पहले बताया, ध्यान से सुनिएगा, तब भी उस इंडिया का प्रपोर्शन जो है कोटे का वो इतना ही रहता। ठीक, भले ही एसडीआर की ज़्यादा हो जाती, लेकिन प्रपोर्शन इतना ही रहता। ठीक है ना, परसेंटेज उतना ही बना रहता। अब समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखिए, एक एक जो इंपॉर्टेंट छोटी चीज़ें हैं, इससे हो सकता है स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं यूपीएससी, तो आप इसको देखते रहिएगा। अब इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो एसडीआर के वैल्यू, जो एसडीआर जो है, जो 5 करेंसीज बना हुआ अभी, वो हमेशा से 5 करेंसीज नहीं था, वो हर 5 सालों में या फिर उससे पहले अगर ज़रूरत पड़े तो क्या होता है, जैसे शुरुआत में 16 करेंसी थी, फिर 4 हो गई थी। ठीक, और करेंसी मतलब कौन सी, वो चाहता है कि एसडीआर एक थोड़ी ल्यूक्रेटिव चीज़ हो, लोग उसको चाहें कि यहाँ रखना भी चाहें, एक इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा ये है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप कम से कम कोई ऐसी चीज़ ले जाओ जो लोग जो है चाहें कि हाँ भैया दे दो। जैसे आजकल क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो लोग गोल्ड खरीदने लगते हैं ना, चाहे कुछ हो जाए, गोल्ड तो पैसा कुछ करेगा ही ना, दे देगा, गोल्ड सबको चाहिए। तो उसी तरीके से एसडीआर की भी वैल्यू बढ़ाने के रखना चाहता है, उसकी भी औकात बनी रहे। तो इसलिए क्या है, रिव्यू करता है आईएमएफ, और वो जो है उसमें देखता है कि जो भी कंट्रीज़ में करेंसीज जो है फ्रीली यूजेबल करेंसीज जो कि वाइडली यूज़ हो रही हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंटली ट्रेड होती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उनको जो है वो ले आता है। तो 16 पहले थी, फिर 4 हो गई, फिर 2015 में रिव्यू हुआ और उसने फिर जो है रेन मिन बी जोड़ दी, चाइना की करेंसी। अब यहाँ पे चाइनीज युआन लिखा हुआ है, रेनमिनबी लिखा हुआ है, हालांकि रेनमिनबी जोड़ी है, तो यहाँ पे युआन कब यूज़ करते हैं चाइना का, रेनमिनबी कब यूज़ करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइए। ठीक है, और ये जो है एसडीआर, अब एसडीआर जो है ये पांच करेंसीज से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, कौन कौन सी हैं ये? ये है यूएस डॉलर, यूरो जो यूरोपियन यूनियन में यूज़ होता है, जापानीज येन, चाइनीज युआन और ब्रिटिश पाउंड। ठीक है ना, अब जो है इसकी वैल्यू जो है एसडीआर की आपकी इस बास्केट, ये जो 5 करेंसी मेजर करेंसी हैं उनसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है ना, एसडीआर की वैल्यू जो है आपकी इन 5 करेंसी से कैलकुलेट की जाती है। कैसे? आपका जो है वेटेड एवरेज इनका निकाल लेंगे, जो भी मार्केट एक्सचेंज रेट पे चल रहा होगा इन 5 करेंसीज का।
ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है आपका कि एसडीआर जो है कोई करेंसी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। एसडीआर आईएमएफ परिसंपत्तियों के खिलाफ ना तो एक मुद्रा है, ना ही एक कोई दावा है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे नई नई करेंसी ही दो, आप जो है नई कोई एसेट जो है मुझे आईएमएफ का कुछ और दो, ऐसा नहीं है। ठीक, इसको जो है आप जो है किसी भी फ्री यूजेबल जो करेंसीज हैं उनसे आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है ना, उनसे आप एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि ये करेंसी तो है ही नहीं, वर्चुअल फॉर्म में। वर्चुअल फॉर्म में जैसे क्या है, बिटकॉइन, ऐसे लिंक करके पढ़ा करिए प्लीज़। बिटकॉइन जो है, अब बिटकॉइन को जो है आप कोई वो थोड़ी ना वर्चुअल वर्ल्ड में है, लेकिन वो कुछ माइंड हुए हैं। आप एसडीआर को ऐसे लिंक करके पढ़ सकते हो, जैसे बिटकॉइन कुछ जितने माइंड किए गए हैं आज आज तक, उतने का ही जो है लेन देन इधर उधर हो रहा है। ठीक है ना, वैसे ही एसडीआर भी है। अब एसडीआर की इसमें जो है आप कोई अपनी करेंसी तो है नहीं, लेकिन जो डॉलर है, युआन है, इन सब पे आप तुम चेंज कर सकते हो भाई, कंट्री जाके। ठीक, और ये जो है फ्री यूजेबल करेंसी हो सकता है, पूछ ले तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड होती हैं आपकी एक्सचेंज मार्केट पे। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके बाद जो है आपका आईएमएफ मेंबर जो होल्ड करते हैं एसडीआर को, आईएमएफ मेंबर जो होल्ड करते हैं एसडीआर को, वो एक्सचेंज भी कर सकते हैं आपके फ्री यूजेबल करेंसी से बाय आइदर एग्रीइंग अमंग। अब देखिए, इंडिया अगर चला जाए, ठीक, इंडिया अगर चला जाए जापान के पास, मैं कहता हूँ ऐसी कंट्री के पास चला जाए जो जिसकी करेंसी जो है एसडीआर को नहीं बनाती है। मान लीजिए आप जो है कहीं चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। ठीक है, बांग्लादेश में मतलब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश से आपने कहा कि यार एसडीआर दे दो, और हम तुमको जो है क्या कहते हैं, एसडीआर हमसे ले लो और हमको तुम डॉलर दे दो। ठीक है ना, अब बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व में जो है डॉलर है। इंडिया ने कहा तुम एसडीआर ले लो भैया और डॉलर हमको दे दो, हमको ज़रूरत पड़ गई बहुत ज़्यादा। ठीक, तो वो जो है आपको जो है वॉलंट्री, इसलिए वॉलंट्री स्वैपिंग, अगर दोनों लोग राजी तो क्या करेगा, काजी वाली बात है, तो वो अपना कर सकता है। अगर इन केस नहीं करता है एक्सचेंज, तो उस केस में क्या है कि आईएमएफ जो है इंस्ट्रक्ट करेगा कंट्रीज़ को, और ज़्यादातर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज़ को, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी हैं, जिसमें आज इंडिया भी आ चुका है 5वें नंबर पे, तो जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनसे कहेगा कि, या फिर लार्जर फॉरेन करेंसी रिजर्व जिनके पास है, कि भैया तुम एसडीआर खरीद लो। और किससे, जो लेस इंडोव्ड मेंबर है, मतलब पुअर कंट्रीज जो हैं जो कर रहे हैं। अगर मान लो, अब देखो जैसे जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे गया या फिर कोई और गया जिसकी कोई इतनी ज़्यादा अभी हैसियत नहीं है, तो दूसरा मना कर सकता है, अरे हटो यार हम नहीं खरीदेंगे। तो उस समय जो है लार्जर इकोनॉमी, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं या फिर जिनके पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा हैं, उनसे आईएमएफ कह देगा। अब यहाँ पे आईएमएफ की बात उनको माननी चाहिए, मानेंगे, जैसे कि आरबीआई की बात जो है अपने बैंक्स मानते हैं इंडिया में, और वो जो है उनसे खरीद लेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे ये है कि इसका स्टेटस जो है एसडीआर का, वो रिजर्व एसेट की तरह है। ठीक है ना, एक रिजर्व एसेट की तरह है, जो जिसको मतलब क्यों ये लोग मानते हैं, कमिटमेंट रिजर्व एसेट ड्राइव मतलब इसको रिजर्व एसेट बनाया गया है। कैसे बनता है, एक क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है कि रिजर्व करेंसी क्या होती है, आगे जो है करेंसी के रिजर्व करेंसी वाला एक क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है। यहाँ पे ये कह रहा है कि रिजर्व एसेट का स्टेटस इसको कैसे मिला हुआ है, क्योंकि जो आपके इसके मेंबर्स हैं उनका कमिटमेंट है कि ये इसको होल्ड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ऑनर करेंगे ऑब्लिगेशन, जो कि डिनोमिनेटेड है इन एसडीआर। अब इसको देखो एग्जांपल से समझते हैं, आसान वाले। अब जैसे 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हो गया, विमुद्रीकरण हो गया था, तो उसमें क्या कहा गया कि 1000 का नोट जो है ख़त्म हो गया। ठीक, लीगल टेंडर नहीं रहा, तो अब कोई उसको ले रहा था, नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे भी फुल फेथ एंड क्रेडिट वाली चीज़ है कि भाई जो एसडीआर है उसको सारे जितने मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि हाँ भाई, ये कमिटमेंट दी है कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, होल्ड भी करेंगे, और इससे रिलेटेड ऑब्लिगेशन जो है, मतलब कि अगर इंटरेस्ट देना है, हमारे जो है होल्डिंग कम हो गई, एलोकेशन ज़्यादा है, ठीक, जो कोटे के हिसाब से होता है, तो हम भैया इंटरेस्ट भी देंगे, हम ये वादा करते हैं, वादा रहा वाली बात है। ठीक, और उसके बाद जो है आईएमएफ कंट्री जो है वो बोरो भी कर सकते हैं एसडीआर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फ्रॉम इट्स रिजर्व्स एट फेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स। अब ये जो है किसी जो आईएमएफ मेंबर कंट्री हैं वो बोरो कर सकते हैं आपके आईएमएफ से। भाई इंडिया गया 1991 में, और उसने कहा कि जो है भैया ऐसा है
कि हमारे पास जो है फॉरेन करेंसी सब ख़त्म हो गई है, सब हमारे पास इंपोर्ट जितना है उसको हम 2 हफ्ते के बाद नहीं कर पाएंगे, जितना भी होगा फॉरेन करेंसी। अब भाई तुम कोई सामान लोगे बाहर का तो उसको आईएनआर दोगे, कहेगा निकल लो, ठीक है ना, वो कहेगा हमको तो डॉलर चाहिए। तो डॉलर कन्वर्ट करने के लिए कैसे, अब डॉलर कमाओगे नहीं तो कैसे उसको दोगे, डॉलर कमाने के लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा। तो आप बोरो भी कर सकते हैं। और एसडीआर में एक चीज़ ये भी है, एसडीआर में लोन लेने का एक फ़ायदा ये है कि बहुत ही माइन्यूट सा जो है इंटरेस्ट रेट होता है। अभी इसके बारे में बताऊंगा। मतलब 1-2% के बीच में ही, बहुत कम। मतलब आप अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या फिर ये कोई करते हैं फॉरेन करेंसी लेने के लिए, तो उसमें मतलब 6-7%, 4% तक तो होते हैं। इसमें सिर्फ 1 या 2% तक होता है। तो फेवरेबल इंटरेस्ट रेट यहीं बोला हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद मोस्टली ये यूज़ होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए। ठीक समझ में आया ना सर? जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा सारे कमेंट में आप लोग को जवाब देने हैं। तभी मेहनत जब थोड़ी करोगे आप, जैसे मैं मेहनत करके पूरा ऑडियो और वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, वैसे ही आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो होगा। एग्ज़ाम में तो आप ही क्लियर करना है ना, हम लोग तो जरिया हैं। ठीक, अब देखिए इसमें आगे जो है वही बात आ गई। एसडीआर का इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं, पूरी कहानी की तरफ एक एक चीज़ जो है सीक्वेंस वाइज आपको बताता जा रहा हूँ मैं। एसडीआर इंटरेस्ट रेट जो है ये प्रोवाइड करता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एसडीआर प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग, एसडीआर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट चार्ज टू द मेंबर कंट्रीज व्हेन दे बोरो। अब तुम बोरो करोगे आईएमएफ से, तो भाई एसडीआर तुमने बोरो कर लिया। अब एसडीआर का एलोकेशन तो लिमिटेड है ना यार, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये छाप रहा है यहाँ पे। और अब जैसे $500 बिलियन बात, 500 बिलियन एसडीआर की बात चल रही थी, तो सबसे पूछ रहा था ना, ये तो ना कि जब चाहे मुंह उठा के दे दिया किसी को भी। तो जब इसको आप कर रहे हो, बोरो करोगे, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कौन बताएगा? एसडीआर इंटरेस्ट रेट बताएगा आपको। और किसको ये दिया जाएगा? पे टू द मेंबर्स, और जिसके जिसके पास भाई एसडीआर हैं, ठीक है, किसी एक कंट्री को जरूरत पड़ी ना तो उसको दिया हमने। अब लेकिन अब वो जो इंटरेस्ट देगा, पेमेंट जो ब्याज वापस करेगा, वो जितने भी जो क्रेडिटर्स हैं, बाकी लोग हैं जिनके पास एसडीआर ज़्यादा हैं, ठीक, होल्डिंग ज़्यादा है, उनको जो है इंटरेस्ट ब्याज वापस किया जाएगा, उन लोगों को, ठीक, उनके मेंबर्स में ही बांटा जाएगा। तभी तो लोग रखेंगे, नहीं तो कहेंगे एसडीआर क्या, निकालो उसे फेंको। ठीक, एसडीआर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमिन किया जाता है वीकली, और एसडीआर वैल्यू जो पहले मैं बात बता रहा था वो डेली होती है। इसको एक्सचेंज करके हो सकता है पूछ ले भाई क्वेश्चन कि एसडीआर इंटरेस्ट रेट जो है वो डेली किया जाता है, एसडीआर की जो वैल्यू है वो वीकली की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम पढ़ रखे हैं, सब क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक, बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट। अब देखो, जो एसडीआई इंटरेस्ट रेट की जो डिटरमिन हम कर रहे हैं वीकली, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जो ये आपकी मनी मार्केट, जो ये बास्केट की करेंसी थी ना, डॉलर वाली, युआन, रेनमिनबी, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड, और जो है आपका यूरो, इन पांचों के जो है मनी मार्केट, जो है मनी मार्केट मतलब होता है कि जो एक साल के अंदर जो बॉन्ड्स हम लोग दे रहे हैं, किसके? इन करेंसीज की, इन पांचों करेंसीज के 3 महीने के लिए। ठीक, 3 मंथ्स के लिए जो इनके बॉन्ड्स हमने निकालने हैं इन करेंसी से रिलेटेड और मनी मार्केट में, तो उसके वेटेड एवरेज हम निकाल के जो है आपका इंटरेस्ट रेट इसका डिटरमाइन करते हैं। किसका? एसडीआर का इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो कि 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना, इस तरीके से। बाकी जो है इंटरेस्ट पेड टू द मेंबर्स ऑन देयर होल्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एसडीआर होल्डिंग, इसको ज़रा ढंग से समझ लेते हैं। एसडीआर मान लीजिए आपके पास होल्डिंग जो है, शुरुआत में जब एलोकेशन हुआ तो सबके पास जो है एसडीआर होल्डिंग और एसडीआर एलोकेशन बराबर था। ठीक, सभी के पास बराबर था आपका एसडीआर होल्डिंग और एसडीआर एलोकेशन। अब इसमें जो है आपको, ये हो गया एलोकेशन, ये हो गया होल्डिंग। होल्डिंग पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, एलोकेशन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये बराबर है, तो जितना इंटरेस्ट, अब एसडीआर का इंटरेस्ट बराबर है, तो जितना इंटरेस्ट आपको मिला उतना ही आपने दे दिया, तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली क्राइसिस आ गई, तो क्या हुआ कि जिसने लोन लिया एसडीआर का बोरो किए, उसके पास क्या है कि एलोकेशन बढ़ गए। ठीक, एलोकेशन पे याद रखिएगा इंटरेस्ट देना होता है, एलोकेशन बढ़ गए और उतने ही जो है यहाँ पे घट भी गए। ठीक है ना, उतने यहाँ पे घट भी गए। तो अब जब एलोकेशन बढ़ गया तो अब इसको क्या है, इंटरेस्ट देना है। उसी तरीके से जो दूसरी कंट्रीज थी, ठीक है ना, जिनके पास इंटरेस्ट ये पड़े हुए थे, इतने ही तो थे भाई, ठीक, उनके बाद वो बैलेंस आउट हो रहे थे। लेकिन क्या हो रहा है कि अब
जो है उनको जो बढ़ गया, अब जो इंटरेस्ट रेट जो है ब्याज वहाँ पे पहले एलोकेशन के अलावा जो होल्डिंग कर रहे हैं उस पे उनको एलोकेशन ये आपका इंटरेस्ट रेट मिलता चला जाएगा, ठीक। और इनको यहाँ पे जो है इतना इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा क्योंकि इतने का आपको आपकी जो एसडीआर की एलोकेशन ज़्यादा हो गई है। फिर तभी तो यार ये बंदा फिर आगे सोचेगा यार फालतू में इंटरेस्ट जा रहा है, एक काम करते हैं, जब भी जैसे ही फॉरेन करेंसी या कुछ इस तरीके का आया, तभी तो इंडिया ने भी रखे हुए ना फॉरेन करेंसी एसेट्स। अब जैसे डॉलर वॉलर आया तो तुरंत झट से कहेगा भैया एसडीआर लाओ, और फिर अपने आप को जो है ये फिर से इसको काट के फिर बराबर कर लेगा। तो समझ में आ रहा है, इसीलिए तो लोग जो है इसको एसडीआर को लेने की कोशिश करेंगे, भैया वक्त पे काम भी आ रहा है, वक्त पे कम दाम में जो है इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पे जो है लोन भी मिल जाता है, और जो है फॉरेन करेंसी भी इसमें हमको मिलती रहती है, इंपोर्ट से इंपोर्ट कवर और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भी बढ़ता, तभी तो एसडीआर एक बढ़िया चीज़ है ना, ठीक। तो ये होल्डिंग वाला केस और एलोकेशन वाला केस हो सकता है यहीं पूछ ले कि होल्डिंग पे जो इंटरेस्ट जो है मिलता है, या फिर बोल दे कि नहीं मिलता है, देना पड़ता है, ठीक, उल्टा करके ही पूछ सकता है। तो आपको याद रखना होल्डिंग पे इंटरेस्ट आपको मिलता है, एलोकेशन पे आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट। और जितने लोग मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनसे लेके आईएमएफ ने आप एसडीआर उठा के देगा, तो जितने बाकी लोग हैं सबको इंटरेस्ट मिलेगा ना। तभी तो इंडिया ने भी जो एसडीआर अपने रखे हुए हैं अपने पास, तो मान लीजिए अब इंडिया के पास तो बराबर थे लेकिन होल्डिंग इसकी बढ़ी, ठीक, एसडीआर होल्डिंग इसकी बढ़ी, मान लीजिए किसी को दे दिया या किसी किसी से ले लिया एसडीआर इसने, तो होल्डिंग पे इसको ब्याज ज़्यादा मिलने लगेगा एलोकेशन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात हो गई आपकी पूरी की पूरी। अब आ गया है हमारा अपना अलग अगला टॉपिक जिसका नाम है रिजर्व ट्रांचे पोजीशन, रिजर्व अंश स्थिति। ये क्या चीज़ है कि ये इंडिया जैसे कोई करेंसी जो भी कंट्री है, ठीक है ना, जैसे इंडिया का जो कोटा है आपका 2.76, ठीक, उस कोटे में जो है जो करेंसी दी है इंडिया ने जो करेंसी दी है, मान लीजिए कुछ इतनी करेंसी दी थी, तो उसमें कुछ पोर्शन जो है पहले 25% तक होता था, ठीक, रिजर्व पोजीशन पे कि मतलब 25% तक आप जो है कभी भी ले सकते हो, कुछ पैसा वैसा या फिर सर्विस फी नहीं देनी पड़ेगी। तो उसमें से इतनी पोजीशन जो है आपकी कोटे के अंदर ही, ये टोटल कोटा है, ठीक, 2.76%, उसके अंदर ही रिजर्व ट्रांस पोजीशन है। अब ये क्या होता है कि इसको जो है आपने आईएमएफ को तो दिया ही हुआ है, आईएमएफ चलता है किससे, जो इतना हम लोग ने पैसा करेंसी सब दिया है इसी से तो चलता है, ठीक है ना। उससे जो है कोटा आपको मालूम है, पहले ही फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, इसमें कितने सारे टॉपिक बताए हैं इसको, तभी थोड़ा लंबा हो रहा है ये वाला वीडियो, ठीक। अब उसको जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो रिजर्व ट्रांसपोजिशन को कभी भी, एनी टाइम एनी मेंबर, ठीक है, एनी टाइम एनी मेंबर, और विदाउट सर्विस फी, कोई भी सर्विस फी नहीं देना है, और ना ही कोई रिफॉर्म कंडीशन रखनी है, अभी बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ठीक। ये वाले जितना भी कोटे के अंदर आपके पास आरटीपी है उसको आप विदाउट सर्विस फी और विदाउट कंडीशन एनी टाइम एनी मेंबर कैन यूटिलाइज फॉर देयर ओन पर्पस, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है कि रिजर्व ट्रांचेज बेसिकली एन इमरजेंसी कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है ना। इमरजेंसी अकाउंट है कि जब हमें भैया इमरजेंसी है, वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था देसी भाषा में कि बाइक में जो है जो रिज़र्व वाली टंकी होती है, अब वो ज़रूरत पड़ गई तो उसमें भी जो है उनके पास क्या है कि आपका जो है जो बहुत ही जिसमें जो है ज़्यादा खर्चा वर्चा कुछ नहीं होगा, फ्री से जो है चीज़ करने का, ठीक। मान लीजिए 1.5 लीटर है रिजर्व टंकी, तो उसमें कह दिया कि भैया आधा लीटर फ्री है, कोई पैसा कोई नहीं, तुम जा रहे हो लेके जाओ। अगर तुमने टंकी 1 लीटर 1.5 लीटर है, 1 लीटर से कम कर दी तब तो तुमसे सर्विस फी लूँगा, लेकिन एक आधा लीटर तुमने अगर यूज़ किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रिजर्व के अंदर ये चीज़ हो सकती है कि रिजर्व ट्रांच पोजीशन, तो इसको जो है विदाउट कंडीशन और सर्विस फी आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए थ्योरी में तो ये है, आपको पता ही है कि कोटा जितना भी होता है जैसे 2.76 है इंडिया का, तो उसके जो है 100% से ज़्यादा भी आप बोरो कर सकते हो, है ना। और या फिर जैसे कहा ये बताया गया है कि 1 साल के अंदर आप 200% तक भी अपने कोटे का जो है लोन ले सकते हो, लेकिन फिर आपको वापस भी तो करना पड़ेगा एसडीआर भाई, जितना कोई एक जिसके एलोकेटेड ज़्यादा हो जाएगा तो उसको फिर दिक्कत है ना, उसको फिर उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो थ्योरी में तो आप 100% अपने ओवर 100% भी आप कोटा जो है इसमें कर सकते हो, लेकिन क्या है कि अगर आपका अमाउंट, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल है, ध्यान से सुनिएगा। हाउएवर इफ द अमाउंट बीइंग सॉट बाय द मेंबर नेशन एक्सीड्स आरटीपी, अब जैसे मैंने ये टंकी वाली आपको बात बताई थी
कि ये पूरा ये तो कोटा है, ठीक, ये कोटा है टोटल। अब इसमें ये है, ये बताना चाह रहे हैं कि आरटीपी में अगर आपने ये एक्सीड कर गए, इससे ज़्यादा अगर आप ऊपर चले गए, ठीक, तो आपको जो है फिर ये जो जो भी आपने लोन लिया है इसके बाद यहाँ पे, तो आपको एक क्रेडिट ट्रांचे कहलाएगा। पहले रिजर्व ट्रांच कहला रहा था, अब क्रेडिट ट्रांच। अब देखिए यूपीएससी की यही आदत है, सब लोग पढ़ रहे हैं रिजर्व ट्रांच एसडीआर, वो पूछेगा क्रेडिट ट्रांच बता दो क्या है, ठीक। अब क्रेडिट ट्रांच में क्या होता है कि जब ये वाला आप लोगे तो ये तो आपको जो है कंडीशंस भी झेलनी पड़ेंगी, जैसे इंडिया को झेलनी पड़ी थी एलपीजी रिफॉर्म करके 1991 में। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा था, ये कंडीशन रखी गई थी। तभी तो ये पीछे वाली इसमें बताया था ना मैंने कि ये कंडीशन या फिर सर्विस पे फी दे दो या फिर कंडीशन देख लो। तो इंडिया वालों ने कंडीशन मानी थी ये वाली आपकी एलपीजी रिफॉर्म्स वाली, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि ये टोटल कोटा है, जिसमें से आरटीपी इतना था। आरटीपी के ऊपर जितना भी आप जाओगे उतना आपको क्रेडिट ट्रांचे, मतलब आपको जो है 3 साल के अंदर, यहाँ पे दे रखा है कि क्रेडिट ट्रांचे के लिए आपको जो है 3 साल के अंदर, चलिए आगे पेज पे बताऊंगा इसे। और दैट मस्ट बी, हाँ यहीं पे, दैट मस्ट बी रिपेड इन 3 साल में और इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा, अगर आप आरटीपी के ऊपर जितना भी लोन ले रहे हो उतना, ठीक। अब ये जो पहला रिजर्व ट्रांचे का पोर्शन होता था चार्जेस नो इंटरेस्ट, ठीक है ना। जो रिजर्व ट्रांचे पोर्शन जो है आपका, उसका पहला वाला जो है, अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम से समझिएगा, इसका मान लीजिए 25% है, तो इसमें जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन आप अगर आरटीपी भी इसके ऊपर यूज़ कर रहे हो, लेना चाह रहे हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और सब्जेक्ट फ़ी भी आपको देनी पड़ सकती है। कुड लिखा हुआ ना, कुड। द फर्स्ट 25% रिजर्व पोर्शन चार्जेस नो इंटरेस्ट, एनीथिंग बियॉन्ड दैट कुड रिक्वायर परमिशन, कुड रिक्वायर, और सब्जेक्ट टू ए सर्विस फी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता देना चाहता हूँ कि जैसे होल्डिंग वाली बात कर रहा था ना कि उस पर आप लोग को ब्याज मिलता है, ठीक है ना, ब्याज मिलता है, आपकी अर्निंग होती है, तो उसमें क्या होल्डिंग पे क्या कुछ फ़ी भी लगती है क्या? आपके पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, तो आप सोच रहे हैं कि हमेशा आपके पास जितना सारा इंटरेस्ट आता जा रहा है, तो इसमें एक चीज़ है कि लेवी आपको जो है, मतलब जो कार करने के एडमिनिस्ट्रेशन वाले चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं होल्डिंग के लिए भी, ठीक है ना। कुछ लोग तो काम कर रहे हैं ना यार वहाँ पे, तो सॉरी, तो इसके लिए जो है यहाँ पे आपको पहले 25% तक तो आपको कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको परमिशन या फिर सर्विस फी देनी पड़ेगी। इनिशियली जो है रिजर्व मेंबर नेशंस का जो रिजर्व ट्रांस था वो 25% था, इस वाले 25% से इसको मत कंफ्यूज होइएगा कोटे के। बट ये पोजीशन जो है, ठीक है ना, पहले मान लीजिए ऐसे था पूरा टोटल कोटा, तो उसका 25% तक जो है रिजर्व ट्रांचे पोजीशन होती थी, लेकिन ये जो है घट बढ़ गया, घट बढ़ सकता है, कैसे चढ़ सकता है अभी बताते हैं। अकॉर्डिंग टू एनी लीडिंग लेंडिंग जो कि एमएफ करता है विद होल्डिंग्स ऑफ देयर मेंबर करेंसीज। अब अगर आपने जो मेंबर करेंसीज कंट्री हैं उनकी जो भी करेंसी है, ठीक है ना, अगर आपने पैसे मांगे रिजर्व ट्रांच पोजीशन के ऊपर, ठीक है ना, और रिजर्व ट्रांस पोजीशन ये दूसरी कंट्री की, ये ए कंट्री है, बी कंट्री है, ठीक है ना, तो आपने इससे ऊपर अगर पैसे मांगे तो यहाँ से आईएमएफ जो है यहाँ से उठा के दे देगा, ठीक। क्योंकि मैंने आपको बताया ना एसडीआर लिमिटेड है, एसडीआर छापता नहीं है, वो इससे लेके दे रहा है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है कि पोजीशन घटेगी बढ़ेगी, ठीक है ना, वो पोजीशन जो है रिजर्व ट्रांस पोजीशन की घटेगी बढ़ेगी, कैसे ये समझ लीजिए, ठीक। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये क्वेश्चंस पहले ही आ गए, रुक जाइए पेपर आउट हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एज मेंशन्ड द रिजर्व ट्रांस पोजीशन इंक्रीज होता है, कैसे। अब ये फिर से वही डायग्राम अपना, रिजर्व ये आरटीपी था, अब इसमें आरटीपी में एक होता है अनरेम्यूनरेटेड, मतलब ये जो है आपका रेम्यूनरेटेड, मतलब जो है आपको कुछ वेतन मिलता है ना, जैसे कहते हैं हमने इतना काम किया 1 घंटे का इतना रेम्यूनरेशन होना चाहिए, ठीक। तो एज मेंशन्ड इन द रिजर्व ट्रांसपोजिशन जो है इंक्रीज हो सकती है। इंक्रीज होने वाला एग्जाम्पल क्या बताया गया, जब आईएमएफ बोरो करेगा किसी दूसरी नेशन की करेंसी को, ठीक, उसके कोटे से, अगर उसकी जो है आरटीपी जो है बढ़ जाएगी,
भाई आरटीपी बढ़ जाए तो बढ़िया ही है ना, हम कभी भी जो है आपका उठा के अपना यूज़ कर सकते हैं, हमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब ये होगा कैसे, ये ऐसे होगा तो कंट्री हुज करेंसी, जिसकी करेंसी आपने लेंडिंग करी है, ठीक, उसको बोलेंगे क्या, क्रेडिटर बोलेंगे पोजीशन पे। और उसका जो रेमुनेटेड है, एंड इज रेमुनेटेड फॉर द यूज़ ऑफ इट्स फंड्स, अब उसने दिया है तो भाई उसको कुछ पैसा दिया जाएगा, ठीक। इसको ये वाला जो एरिया है ये रेमुनेटेड वाला है, ठीक। इज रेमुनेटेड फॉर द यूज ऑफ इट्स फंड्स बियॉन्ड ए पोर्शन सेट आउट एज द अनरेमुनेटेड पोर्शन ऑफ द रिजर्व। अब मान लीजिए ये वाला पोर्शन था, चलिए यहाँ पे ये वाला अनरेमुनेटेड इसको मान लेते हैं, इस वाले पोर्शन से जो है आरटीपी का ही बता रहे हैं। अब इस वाला पोर्शन से मान लीजिए टोटल ये था, ठीक। तो इसके बियॉन्ड मतलब ये समझ लीजिएगा इसमें कि एक होता है अनरेमुनेटेड और एक होता है रेमुनरेटेड, आरटीपी के अंदर ही हैं ये दोनों, ठीक है, समझ गए। तो अनरेमुनेटेड वाले से के ऊपर अगर आपने ऐसे आपसे करेंसी लेके अगर किसी ने दिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपको जो है इस पे रेमुनरेशन भी मिलेगा, और उसके बाद जो एडिशनल पोर्शन जिस रिजर्व ट्रांचे जिससे आपने किया था, दिया था किसी को, लेंट आउट किया था, वो आपकी पहले यहाँ तक थी, अब वो बढ़ के यहाँ तक हो जाएगी टोटल, ठीक। तो या ऐसे आपकी जो है पोजीशन आरटीपी की भी घट बढ़ सकती है। इस तरीके से अब हम आ गए हैं अपने जो है क्वेश्चंस पे। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा बना है, लेकिन इस तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा किसी ने अभी तक समझाया, मैंने देखे हैं सारे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं कि वोटिंग राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में आप लोग को बताना है कि वोटिंग राइट ऑफ ए आईएमएफ मेंबर कंट्री इज सेम टू देयर रेस्पेक्टिव कोटा इन आईएमएफ। जो वोटिंग राइट है, जैसे इंडिया का 2.76 है, ठीक, तो क्या वोटिंग राइट भी इसी प्रोपोर्शन में है? इसी तरीके से सारी कंट्रीज हैं, क्या उनके सबके बराबर होते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। दूसरा चीज़ है कि वॉशिंगटन कंसेंसस क्या चीज़ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि एसडीआर की जो वैल्यू है वो यूएस डॉलर से ज़्यादा है, क्या ये सही है, ठीक। तीसरा है कि क्या आईएनआर की क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एसडीआर, ये बदलती रहती है रोज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक। लेकिन आप जो है आसपास जो है वैल्यू जिस दिन भी आप देख रहे हो बता सकते हैं। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो सीधे पूछ सकता है मुझे लग रहा है, कि एनी कंट्री कैन हैव ए वर्चुअल वीटो, मतलब जैसे आईएमएफ के अंदर के कुछ निर्णय लेने हैं, कुछ जाने हैं, तो वहाँ पे जो है अगर जिसके पास कोटा, ठीक, वर्चुअल वीटो कर सकता है आईएमएफ में, अगर उसके पास 15% से ज़्यादा वोटिंग राइट है, ठीक। तो क्या ये सही है क्या, आप लोग को बताना है। एक्सडीआर क्या चीज़ है, आप लोग को ये बताना है अब। और एक मेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है मैंने यहाँ पे, कि यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए था, या फिर कॉन्ट्रेरी होगा, ठीक है। रोल्स ऑफ आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आईएमएफ क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब ट्रेड में इम्बैलेंस हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में आप लोग को जो है मदद करता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए। तो ये क्या इन दोनों के जो रोल हैं, क्या ये कॉम्प्लीमेंटिंग है, मतलब एक दूसरे की भरपाई करते हैं, या फिर कॉन्ट्रेरी हैं, अलग अलग है। इसको क्रिटिकली आप लोग को एनालाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से याला अपना वीडियो ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, और लगे रहिए अपने सिलेक्शन करने के लिए।